जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी, जो कि है दृष्टि आईएएस के द्वारा दी गई बुक है, जिसमें दोस्तों हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये आज की हमारी अगली क्लास है, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका, यानी कि महाद्वीपों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले अफ्रीका महाद्वीप को कवर कर लिया है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को आप एंड तक देखिए। इसमें दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर उसके बाद आएंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी पर, फिर उसके आधार में फिर शुरू से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ओर। ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलिए दोस्तों, इसको कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे दोस्तों, इसके बारे में सारे फैक्ट्स जानेंगे। वहाँ के जो पर्वत हैं, वन हैं, उनके बारे में जानेंगे। वहाँ पर कैसी कैसी श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, उन सबको हम जानने वाले हैं एक एक करके, और उन सभी को हम व्याख्या भी देखेंगे, जिससे कि हमारे जो आने वाले टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमें साफ दिखे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं। दोस्तों, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ये दोस्तों लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका आता है, मैक्सिको भी आता है, वेस्ट इंडीज भी आता है और मध्य अमेरिका भी आता है। यानी कि ये चारों लैटिन अमेरिका के भाग हैं। जब चारों लैटिन अमेरिका के भाग हैं तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली व इतालवी भाषा को जननी लैटिन भाषा मानी जाती है। दोस्तों, लैटिन भाषा मानी जाती है, तो इसलिए हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। जो दोस्तों लैटिन भाषा है वो पुर्तगाली है, इतालवी है, स्पेनिश है और फ्रांसीसी है। इन सभी भाषा की जननी कौन है? लैटिन भाषा है। इन सभी भाषाओं की जननी लैटिन भाषा है, इसलिए इन्हें लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। याद रहेगा, इस प्रकार हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिकी देशों पर विचार कीजिए। दोस्तों, 5 देश दे दिए हैं, 5 देश, और हमें इनमें से पूछा हुआ है स्थल रुद्र देश। स्थल रुद्र देश। दोस्तों, इसमें स्थल रुद्र देश कौन कौन से हैं? तो वो तो एक है पराग्वे, और अगला देश है वो है बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया ये दोस्तों स्थल रुद्र देश हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2 और 3। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं व्याख्या। उपयुक्त में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्र देश हैं पराग्वे एवं बोलीविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो आप सभी को पता है सबसे लंबी पर्वतमाला की बात होती है तब आती है एंडीज पर्वतमाला, और सबसे ऊंची पर्वतमाला तब आती है हिमालय पर्वतमाला। तो याद रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है, और ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? दक्षिण तक। दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? दोस्तों, हमको गलत कथन बताना है, इसमें गलत कथन बताना है। पहला कथन है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ के आए हैं कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ना कि सबसे ऊंची। तो ये वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों, इसमें गलत ही कथन पूछा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा ठीक आंसर हो जाएगा इसमें। अगले कथन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। एंडीज नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है, ये वाला सही है। इसमें एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। दोस्तों, ये भी सही है। पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। दोस्तों, ये भी कथन हमारा सही है। इसमें नीचे के तीनों कथन सही हैं, लेकिन ऊपर वाला कथन गलत है। तब आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और
पहला कथन गलत है। एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन बलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में बलय मोड़ पड़ गए, इसलिए इन्हें बलित पर्वत कहते हैं। अकांगुआ या फिर एकांगुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। इनमें से कुछ सक्रिय हैं और अन्य प्रसुप्त या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफ़ी सामान्य बात है। पेंटागोनिया एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है। पैटागोनिया, जैसे हम पेंटागोनिया पठारी क्षेत्र बोलते हैं, वो जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, एक शीत मरुस्थल है। पैटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भागों में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। दोस्तों इस बात को भी याद रखना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो जब विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की बात आती है तो वो है माउंट, कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। दोस्तों इक्वाडोर का है माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माउंट कोटोपैक्सी। दिए गए विकल्पों में इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी ये दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों दो कथन दे रखे हैं और हमसे पूछा हुआ है कौन सा कथन सत्य है। चलिए पहले कथन को देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। ये वाला एकदम राइट है। दूसरा है, मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदी के द्रोणियों से बने हैं। दोस्तों ये भी सही है। इन तीनों नदियों के द्रोणी से बने हैं मध्यवर्ती मैदान का अधिकतर भाग जो है। ये दोस्तों दोनों कथन सही हो गए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानी एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे और उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं। दोस्तों पराना है, पराग्वे और उरुग्वे ये 3 नदियां हैं और इनकी सहायक नदियों से बने जो सम्मिलित तंत्र है उनको हम प्लाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाटा। इस बात को भी नोट कर लेना, याद रखना। दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों सत्य कथन हमसे बताने हैं। पहला कथन है, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। एंडीज पर्वत, तो दोस्तों याद रखना, एंडीज पर्वत जो है वो अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। ये वाला एकदम राइट है दोस्तों। पहला तो हमारा राइट हो गया। दूसरा है, अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पम्पास है। दोस्तों ये भी सही है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को हम पम्पास कहते हैं, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। दोस्तों ये भी सही है। क्या कहते हैं? गाउचो। जो दोस्तों पशुओं की देखभाल करते हैं अर्जेंटीना में उसे गाउचो कहते हैं। ये तीनों कथन सही है। जब दोस्तों तीनों कथन सही हो गए तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी सही है। अब इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। एकांगुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम घास भूमि पम्पास है। पम्पास गहरी बारीक मिट्टी से बना है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों सालों से धूल भरी आंधियों
पश्चिम के सूखे क्षेत्रों से चट्टानों के बारीक कण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती रही है, जिसे लोएस कहते हैं। लोएस अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मूल घास कम पौष्टिक थी। कैसी है दोस्तों? मूल घास कम पौष्टिक थी, अतः उसके स्थान पर अल्फाल्फा और दूसरी घास यूरोप से लाकर लगाई गई थी। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है। इन फार्मों का प्रबंधन बड़े बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? गाउचो। गाउचो कहा जाता है। गाउचो यूरोपीय तथा अमेरिकी इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति है। अमेरिकी इंडियन लोग और यूरोपीय लोगों की कैसी है? एक मिश्रित प्रजाति है, जिसे हम गाउचो कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्तों सुमेलित कर लेते हैं। पहला है सेलवास। सेलवास दोस्तों, सेलवास कहाँ पाया जाता है? तो सेलवास पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है अमेजन नदी द्रोणी के विषुवतीय वर्षा वन में। अगला है लानोस। दोस्तों लानोस पाया जाता है ओरिनोको नदी द्रोणी के घास के मैदानों में। और ग्रान चाको ये उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास में पाया जाता है ग्रान चाको। और पंपास, ये दोस्तों पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियों में। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना की मध्य भाग की घास भूमियों में। इन्हें हम दोस्तों अर्जेंटीना के घास मैदान कहते हैं, पंपास को। अभी देख कर आए हैं, तो आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं इसकी। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहाकर ले जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इसलिए यहाँ विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सेलवास है। अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं। ये घास भूमि प्रदेश हैं। उत्तर में ओरोकी नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेशों का स्थानीय नाम लानोस है तथा दक्षिण में ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में इन्हें कैम्पोज या कंपोज कहते हैं। आगे भी देख लेते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु सूखी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों और घने घासों से ढका रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रान चाको कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के समशीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। यहाँ की दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। ये भी फैक्ट याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कौन सा है? एंजल जलप्रपात। एंजल वाटरफॉल ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये भी बात याद रखना। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इस बात को याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों पेरू और जो चिली के मरुस्थल है, गर्म प्रदेश हैं या गर्म क्षेत्र हैं, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। ये वाला इस प्रकार राइट है। दूसरा है, आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये भी सही है। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ये भी एकदम राइट है। अगला है, चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुटकी का माता नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भी सही है। जो चिली है वो तांबे के लिए विश्व में प्रख्यात है। तीनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं तीनों के बारे में। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के उष्ण कटिबंधीय तटीय मरुस्थल को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं।
आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली संसार में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन बताने हैं। दोस्तों पहला कथन है, दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। ये वाला तो सही है दोस्तों। ब्राज़ील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कॉर्नोवा से मोम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये भी सही है। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जायरे नदी द्रोणी है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है, अब इसको बता देते हैं। दोस्तों रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान कहाँ पर है? अमेजन नदी द्रोणी है। कहाँ पर है दोस्तों? अमेजन नदी द्रोणी, याद रहेगा, अमेजन नदी द्रोणी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन ए राइट होगा, 1 और 2 दोनों। चलिए दोस्तों इस प्रश्न के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों कथन ए सही है हमारा। दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के अधिकतम वन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हैं। इन वनों में बाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है, इसलिए कथन हमारा फर्स्ट सही है। ब्राज़ील में ताड़ जाति का वृक्ष कॉर्नोवा पाया जाता है। इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। इस मोम का उपयोग जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती बनाने तथा फर्नीचर की पॉलिश के लिए भी किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। अगला पॉइंट है, अमेजन नदी द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है, लेकिन अब संसार के दूसरे भागों में जैसे मलेशिया में रबड़ के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं, जिस कारण इन बागों से प्राप्त सस्ती रबड़ की तुलना में अमेजन की रबड़ महंगी पड़ती है। दोस्तों याद रखना, रबड़ का मूल स्थान अमेजन नदी द्रोणी है, इस बात को याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें दोस्तों वृक्ष दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं उत्पाद। पहला है दोस्तों सिनकोना। तो दोस्तों सिनकोना के वृक्ष से कुनैन दवा प्राप्त होती है। ये मलेरिया के लिए प्रसिद्ध है। कुनैन दवा मलेरिया के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है चिकिल। चिकिल से दोस्तों चिंगम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चिंगम। अगला है दोस्तों येरवा। येरवा से ये चाय की पत्तियों के समान होता है। येरवा ये चाय की पत्तियों के समान होता है। और दूसरा अगला कोएवेक्रो। कोएवेक्रो ये दोस्तों टैनिक अम्ल है। कोएवेक्रो टैनिक अम्ल है। अब दोस्तों क्या मिलान हो जाएंगे? मिलान हो जाएंगे 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में दे रखे हैं? तो ऑप्शन बी में दे रखे हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे, ब्राज़ील के वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार किया जाता है। यह मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है। चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। येरवा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। अगला है दोस्तों क्वेवेक्रो ग्रान चायको के वृक्षों का प्रमुख पेड़ है। इस पेड़ के नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है तथा इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है। इसका उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं? दोस्तों मोंटाना वन, यहाँ पर शब्द आया है मोंटाना। तो दोस्तों याद रखना, मोंटाना वन ये दोस्तों एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को कहते हैं। मोंटाना वन एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों को मोंटाना वन कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। इनसे कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है।
दोस्तों ये मोंटाना वन है, ये दोस्तों मुलायम लकड़ी के वन कहते हैं, इन्हें मुलायम लकड़ी के वन कहते हैं, बहुत मुलायम होती है इनकी लकड़ी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का क्या नाम है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी की बात करें तो दोस्तों ये है कॉन्डोर। ये दोस्तों शिकारी पक्षी है विश्व का सबसे बड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्डोर। दक्षिण अमेरिका, विशेषतया अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्य जीव बहुत बड़ी जनसंख्या में मिलते हैं। कॉन्डोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है। दोस्तों रिया ना उड़ने वाला पक्षी है, जो दक्षिण अफ्रीका के शतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमसे पूछा हुआ है उपयुक्त विशेषताएं किस जीव के संदर्भ में सही हैं। ये दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है दोस्तों कौन से जीव की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। जैसे दोस्तों ऊंचे भागों में रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा दोस्तों सामान है उसकी ढुलाई की जाती है। यह लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो दोस्तों ऊंट की तरह तो एक ही है, वो है दोस्तों लामा है, ये दोस्तों ऊंट की तरह है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लामा। उपयुक्त दी गई विशेषताएं लामा के संदर्भ में है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है। यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। गुआनाको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, गुआनाको एक प्रकार का जंगली लामा है, ये दोस्तों पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना। अगला है दोस्तों, एंट ईयर ईटर तथा अमेडिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए हैं। प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक बलवान होता है। जैगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर पेड़ों पर भी रहते हैं, जैगुआर और प्यूमा है दोस्तों, प्यूमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों में होता है। ये वाला तो सही है दोस्तों, राइट एकदम। दूसरा है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। पर्याप्त दोस्तों, अभी हम प्रश्न पढ़ के आए हैं पीछे, उसमें व्याख्या में देखा था कि दोस्तों अर्जेंटीना या फिर दक्षिण अमेरिका की जो मूल घास है उसमें दोस्तों पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? पोषक तत्व। तो इसलिए वहाँ पर यूरोप से घास लाकर लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? यूरोप से लाकर घास लगाई गई हैं। तो इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं वहाँ की मूल घास में। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना एवं चिली में है, ये भी राइट है। दोस्तों 1 और 3 कथन हमारे राइट हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं। दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान हैं। इन पर बड़ी संख्या में भेड़ों, बकरियां तथा अन्य पशुओं को मुख्यतः ऊन एवं मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों में होता है। इन देशों की घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व कम थे। कैसे थे दोस्तों? कम थे। इसलिए उसके स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा नामक घास लगाई गई है। अल्फाल्फा एक फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है।
तथा मिट्टी के उपजाऊपन को भी बनाए रखता है। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली है, ये तो हमने पीछे देख लिया था। मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस के प्रसंस्करण के लिए अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। जो दोस्तों मांस को डिब्बा में बंद करते हैं और मांस का प्रसंस्करण करते हैं, ये दोस्तों अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है खनिज संसाधन और दूसरी तरफ है देश। पहला है दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील में दोस्तों लौह अयस्क पाया जाता है। कौन सा अयस्क? लौह अयस्क। दूसरा है दोस्तों बोलीविया। बोलीविया ये दोस्तों टिन के लिए है। और चिली को तो हम देख ही आए हैं, ये दोस्तों तांबा के लिए प्रमुख है। और वेनेजुएला ये दोस्तों खनिज तेल के लिए प्रमुख है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2-1-4-3। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिज के विशाल भंडार हैं। ब्राज़ील के लौह अयस्क भंडार विश्व के बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। चिली विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बोलीविया में बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और त्रिनिदाद तथा टोबैगो द्वीपों में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। त्रिनिदाद में ताराकोल भी मिलता है। तारकोल दोस्तों, तारकोल है वो त्रिनिदाद में भी मिलता है। जो दाद है त्रिनिदाद, यहाँ पर तारकोल भी मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सत्य कथन हमें बताना है। दक्षिण अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं, जिनका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। एकदम दोस्तों सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है पेरू के तट के पास गुआना द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। दोस्तों ये भी सही है। इसमें दोस्तों दोनों कथन सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक में देशों में प्रमुख स्थान है। दोस्तों जो चिली है सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का उत्पादन करता है, प्रमुख स्थान है। दोस्तों पेरू के तट के पास गुआना द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीपों में बड़ी संख्या में गुआना पक्षी रहते हैं, जिनका जीवन पूर्णतः मछलियों पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं। आसपास के लोग इन पक्षियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए ज़रूरी हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में फेजेंडा किसे कहते हैं? दोस्तों फेजेंडा ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों कॉफ़ी का बागान है। क्या है? कॉफ़ी का बागान। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा, कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। दोस्तों ब्राज़ील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, इन्हें फेजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फेजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है और इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फेजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हज़ार मजदूर की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, और आज की जो दोस्तों हमारे महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसका जो आज का लास्ट प्रश्न है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह, तो दोस्तों ये है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं और ये दोस्तों ब्राज़ील में है। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राज़ील का सेंटोस विश्व स्तर पर कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ब्राज़ील का साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग कॉफ़ी को ले जाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जो हमारा 20 प्रश्न थे इस सीरीज के, ये ख़त्म हो गए। दोस्तों जो कल की क्लास होगी वो होगी हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं एनसीईआरटी से 6 क्लास से, उसको हम देख लेंगे एक एक करके सारे प्रश्न। तो दोस्तों इस क्लास को एंड तक देखिएगा। कल को आने वाली क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो अगला प्रश्न होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।